हेलो फ्रेंड, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिस टॉपिक का नाम है सल्तनत कालीन इतिहास। सल्तनत कालीन इतिहास, इसका टाइम है 1206 से लेके 1206 से 1526, 1206 से 1526 ईस्वी तक इसका टाइम है। सल्तनत कालीन इतिहास सल्तनत कालीन इतिहास इसका जो टाइम 1206 से लेके 1526 तक माना जाता है। और जहां तक बात सल्तनत कालीन की होती है तो इससे पहले आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके पूर्व के इतिहास के बारे में। मुस्लिम इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले जब अरबों का आक्रमण होता है और पहला जो अरब आक्रमणकारी होता है, अरबों का जो पहला आक्रमण होता है, प्रथम आक्रमण, तो अरबों का प्रथम आक्रमण होता है 712 में। और 712 में जो आक्रमणकारी होता है उसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये पहला आक्रमणकारी होता है जिसने भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण किया और उसके कई सारे भूभाग पर अधिग्रहण किया। और इसका जो युद्ध होता है उस समय सिंध का जो राजा होता है, तो सिंध का राजा होता है राजा दानिश। राजा दानिश जो सिंध में शासन करता है, तो राजा दानिश के साथ इसका युद्ध हुआ था रावल के मैदान में इसका युद्ध होता है। और इस युद्ध में इसने सिंध के राजा दानिश को पराजित करने के बाद उन क्षेत्रों पर अधिकार किया। और उसके बाद अगर बात की जाए तो इसके बाद जो अगला मुस्लिम आक्रमणकारी होता है वो होता है गजनी वंश का शासक महमूद गजनवी। महमूद गजनवी होता है गजनी वंश का। और इसमें भारत पर 17 बार आक्रमण की। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा महमूद गजनवी। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और इसका जो सबसे फेमस आक्रमण होता है वो होता है 1025 में होता है गुजरात सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण गुजरात में है और ये इस देवता का मंदिर है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं तो ये भगवान शंकर का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर। ये सबसे फेमस इसका आक्रमण होता है। और महमूद गजनवी के बाद जो अगला मुस्लिम आक्रमणकारी होता है उसका नाम होता है मोहम्मद गोरी। कभी कभी इसका पूरा नाम पूछ लेता है कि मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था। तो अगर ऐसा कुछ पूछता है तो आप बता सकते हो कि मोहम्मद गोरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इसका पूरा नाम। अगर ये कभी पूछा जाता है, कई बार ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन और बराबर पूछा भी जाता है, किसी भी शासक का पूरा नाम पूछा जाता है। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इसने भारत पर आक्रमण किया। और जिस समय इसने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर उस समय दिल्ली में जो राजा होता है वो होता है पृथ्वीराज चौहान। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का जो सामना होता है तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान से इसका सामना होता है। पहली बार ये पराजित हो जाता है, लेकिन दूसरी बार तराइन का युद्ध होता है। कई बार पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1192 में तराइन कहाँ है? तराइन हरियाणा में। तो तराइन के मैदान में दूसरी बार 1192 में वो टाइम होता है। उसी समय दूसरी बार तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। मोहम्मद गोरी की विजय होती है और उस जीत के बाद इसने
एक अलग शासन व्यवस्था की नींव रखी और भारत के इन वैदिक क्षेत्रों को जो देखने का पूरी जिम्मेदारी इसने दी, उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने भारत के वैदिक क्षेत्रों की जिम्मेदारी देता है और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही एक नए जो सल्तनत की स्थापना करी जिसका नाम होता है सल्तनत काल। तो जिसके बारे में हम ये आगे पढ़ेंगे और यही से हमारा इतिहास शुरू होगा। इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हमने आपको बताया, बिना इसके जाने ये सल्तनत काल पढ़ना ठीक नहीं होता, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा कर दी। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके इतिहास जानने के साधन पर चर्चा कर लेते हैं। सल्तनत कालीन इतिहास जानने का साधन। तो बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकारों ने इसके बारे में उल्लेख किया है, कई सारे मुस्लिम इतिहासकार आए जिन्होंने इसके बारे में उल्लेख किया। तो इसमें जो प्रमुख इतिहासकार हैं जैसे इसामी, जिसने ग्रंथ लिखा, इसके ग्रंथ का नाम पहले तो यहाँ नहीं देते हमको, इतिहास जानने के साधन। इतिहास जानने के साधन। तो इसके इतिहास जानने के साधन में सबसे पहले हम देखते हैं इसामी को। इसामी जिसने ग्रंथ लिखा फतुहात उल सराबीन। पूछा जाता है, कभी-कभी पूछा जाता है कि इसामी के ग्रंथ का क्या नाम था। तो इसामी जिसने पूरे दिल्ली सल्तनत काल में किसी भी शासक के दरबार में इससे संबंधित नहीं था, ये किसी भी शासक के दरबार में रहा ही नहीं। तो इसने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम था फतुहात उल सराबीन। फतुहात उल सराबीन। तो ये भी पूछा जाता है आपसे, कभी भी पूछा जा सकता है कि इसामी के ग्रंथ का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर होगा फतुहात उल सराबीन। इसामी के ग्रंथ का नाम था फतुहात उल सराबीन। तो इसलिए सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में तुगलक वंश के राजा तुगलक वंश का जो शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक, जब उसने उसके समय की एक सबसे बड़ी विवादित योजना होती है, उसने राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को कर देता है। तो जब दिल्ली से दौलताबाद इसने राजधानी बनाई तो राजधानी परिवर्तन के समय में ही अपने दादा के साथ दिल्ली से दौलताबाद के लिए जाता है और रास्ते में ही इसके दादा की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक से हमेशा नाराज रहता था। तो उसे रक्त पिपासु कहता है, खूनी रक्त पिपासु। तो सल्तनत कालीन इतिहास जानने का एक माध्यम है, इसका ये जो ग्रंथ है फतुहात उल सराबीन। दूसरे इतिहासकार की बात करें तो बरनी जिसने लिखा तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही। अगर आपसे पूछा जाए तारीख फिरोज शाही, वही ग्रंथ और है फतवा जहांदारी। फतवा जहांदारी। फतवा जहांदारी, तारीख फिरोज शाही, फतवा जहांदारी, ये इसके ग्रंथ का नाम था। बरनी की तारीख फिरोज शाही में सल्तनत कालीन, यानी अगर ये कहें कि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सबसे विस्तृत उल्लेख कहाँ हुआ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कभी पूछा जा सकता है कि सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सबसे विस्तृत उल्लेख कहाँ मिलता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सबसे विस्तृत उल्लेख बर्लिन की तारीख-ए-फिरोजशाही में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बर्लिन की तारीख-ए-फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सबसे विस्तृत उल्लेख मिलता है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ईसाई बर्लिन, और बर्लिन के बाद आगे बढ़ते हैं। बर्लिन के बाद अगला है जो इतिहासकार तारीख-ए-मुबारक शाही, तारीख-ए-मुबारक शाही किसकी रचना है? तो तारीख-ए-मुबारक शाही, मुबारक शाही, तारीख-ए-मुबारक शाही किसकी रचना है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की तारीख-ए-मुबारक शाही। तो तारीख-ए-मुबारक शाही में मुबारक शाह के बारे में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, सल्तनतकालीन शासक मुबारक शाह के बारे में विशेष उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ये जानते रहिएगा कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी की तारीख-ए-मुबारक शाही में मिलता है। और इसके बाद जो अगला ग्रंथ है ताजुल मासूर, कौन सा है? ताजुल मासूर। ताजुल मासूर। और इसके बाद है आपका रेहला, रेहला। उसके बाद है आपका किरान-उस-सादिन, किरान-उस-सादिन, तुगलक नाम, तुगलक नाम, आशिकी, मिफ्त-उल-कुतुब, मिफ्त-उल-कुतुब, मिफ्त-उल-कुतुब। आज बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनसे जो है सल्तनतकालीन शासकों के बारे में, उस समय की व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। हसन निजामी ने एक ग्रंथ लिखा ताजुल मासूर। अगर आपसे पूछा जाए कि ताजुल मासूर किसकी रचना है? तो हसन निजामी, हसन निजामी। हसन निजामी का ग्रंथ है ताजुल मासूर, सल्तनतकालीन व्यवस्था के बारे में जानने का एक माध्यम है, साधन। और रेहला, अगर ये पूछे कि रेहला किसकी रचना है? तो रेहला इब्न बतूता, इब्न बतूता, रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की। और रेहला में ही सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था के बारे में सबसे विस्तृत उल्लेख हुआ है। अगर आपसे पूछे कि सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें
स्वतंत्रता के ग्रंथ रेंगा से मिलती है। और किरान साबित ये किसकी रचना है? तो किरान साबित, तुगलकनामा, आशिकी, मिर्त उल फुतून, ये सारी रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, इसकी ये सारी रचनाएं हैं। अमीर खुसरो की पहली बार ऐसे दरबारी के रूप में, इसने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा, तो दरबारी के रूप में इसकी नियुक्ति पहली बार किस सल्तनत शासक के शासन में काल में होती है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसका सही आंसर होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में पहली बार ऐसे दरबारी के रूप में अमीर खुसरो की नियुक्ति होती है। जब अगर कभी आपसे ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। अमीर खुसरो को ही इसकी एक उपाधि है तूतिए हिंद। क्या है? तूतिए हिंद। तूतिए हिंद, अगर ये पूछा जाए कि तूतिए हिंद किसकी उपाधि है, तो अमीर खुसरो की, भारत का तोता। तूतिए हिंद इसे फारसी की नवीन शैली का जन्मदाता और कव्वाली की नवीन शैली का जन्मदाता, खड़ी बोली का जन्मदाता और इमाम जिन को सात दिन जैसे रागों का जन्मदाता माना जाता है इसे, अमीर खुसरो को। अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि खड़ी बोली का आविष्कार किसे कहा जाता है। और हिंदी प्लस फारसी, हिंदी का भी इसे श्रेय दिया जा सकता है। तो बहुत सारे चीजों का श्रेय हम अमीर खुसरो को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे साधन रहे हैं जिनके माध्यम से हमें सल्तनतकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए सल्तनतकालीन जो पहला शासक होता है जिसने सल्तनत काल की नींव रखी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पहला शासक होता है सल्तनत काल का, तो पहला शासक वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। जब गोरी ने भारत के इन सारे क्षेत्रों को जीता, तो जीतने के बाद इसने भारत के इन जीते हुए प्रदेश को अपने एक गुलाम, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो गोरी का ये गुलाम होता है। गोरी के कई सारे गुलाम होते हैं, तो उन गुलामों में ये इसको इसने भारत के क्षेत्रों में शासन करने के लिए इन सारे क्षेत्रों को दे दिया। तो इसने एक नए सल्तनत की स्थापना की जिसे सल्तनत काल कहा जाता है। तो इस वंश का जो पहला शासक होता है उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये निसापुर के काजी के द्वारा खरीदा गया था। गोरी का एक गुलाम था जिसने 1206 में इसने सल्तनत काल की स्थापना की। और ये किसका गुलाम होता है? तो ये गोरी का गुलाम होता है। तो गोरी का गुलाम होता है जिसने सल्तनत काल की स्थापना की। भारत में गोरी के द्वारा जीते गए सारे क्षेत्रों पर इसने अधिकार किया और उसके बाद इसने यहाँ पर शासन करना प्रारंभ किया। चौहान वंशी जो अंतिम राजा होता है पृथ्वीराज चौहान के बाद हरिराज। तो पृथ्वीराज चौहान के बाद उसका भाई होता है हरिराज। इसने हरिराज के विद्रोह को दबाया। हरिराज के विद्रोह को दबाकर उन क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया और अपने समय के कई सारे राजाओं को इसने पराजित किया और उन सारे क्षेत्रों में अधिकार किया। लेकिन ये हमेशा जो है इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर कभी पूछा जाता है कि दिल्ली को राजधानी किसने बनाई, तो दिल्ली को राजधानी इसने नहीं बनाया, क्योंकि इसने सारा जीवन जो है शासन संचालन कहां से किया? लाहौर से। लाहौर से शासन संचालन करता है। तो इसने दिल्ली को राजधानी इसने नहीं बनाई। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो इल्तुतमिश। दिल्ली को राजधानी कौन बनाता है? इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश ने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया। सल्तनत काल का पहला स्वतंत्र शासक, या ये कहें कि पहला वास्तविक संस्थापक दिल्ली का। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक हो जाएगा इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक, देखिए इस बात को याद रख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है और हमेशा पूछा भी जाता है। तो इस बात को जानते रहिएगा कि वास्तविक संस्थापक दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली का वास्तविक जो संस्थापक होता है वो होता है इल्तुतमिश। लेकिन सल्तनत काल की स्थापना या सल्तनत काल का संस्थापक शासक किसे माना जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो संस्थापक शासक हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अंतर है वास्तविक संस्थापक और संस्थापक, इस बात को याद रखिएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां थोड़ा सा डाउट होता है तो हम लगे हम उस डाउट को आपको क्लियर कराने चलते हैं ताकि कोई समस्या ना हो आपको, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहां किस जगह को राजधानी बनाया, तो इसने राजधानी बनाया लाहौर से राजधानी बनाकर इसने हमेशा जो है लाहौर से शासन का संचालन करता रहा। तो और 1206 से लेकर इसने 1210 से लेके 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। 1206 से 1210 तक। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ऐबक का शासन टाइम क्या है, तो 1206 से लेके 1210 तक इसका शासन का टाइम है। तो आइए इसकी कुछ उपाधियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी उपाधि धारण की तो इसने जो है 3-4 उपाधियां धारण की थी। तो आइए क्रम से इसको बताते चलते हैं आपको। तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि, इसकी उपाधि क्या थी, पहली इसकी उपाधि है कुरान ख्वाह। इसकी उपाधि है तो ऐबक की कुरान, और दूसरा लाख बख्श, तीसरा हातिम लुती, कुरान का इसे कहा जाता है, कुरान का इसे इसलिए कहा जाता है, कुरान का सुरीले स्वर में पाठ करने के कारण इसे ऐबक को कुरान का के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बड़ा दानशील था, लाखों का दान करता था और लाखों का दान करने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है। हातिम लुती इसकी दानशीलता के कारण, और इसकी चौथी उपाधि है पीर बख्श। क्या है? पीर बख्श। पीर बख्श इसे क्यों कहा जाता है, हाथियों का दान करने के कारण ना, तो हाथियों का दान करने के कारण इसे पीर बख्श कहा जाता है। तो इसकी ये 4 उपाधियां याद रखें। कुरान का क्यों कहा जाता है, कुरान का सुरीले स्वर में पाठ करने के कारण, लाख बख्श लाखों का दान करने के कारण, हातिम लुती दानशीलता अत्यधिक दानी होने के कारण हातिम लुती कहा जाता है। पीर का मतलब होता है हाथी, पीर बख्श हाथियों का दान करने के कारण इसे पीर बख्श भी कहा जाता है। तो ये इसकी 4 उपाधियां हैं। कई बार इन उपाधियों से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन उपाधियों को जानते रहिएगा। जब इसने भारत के क्षेत्रों को जीता, तो जीतने के बाद सबसे पहले इसने क्या किया, जो भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण कराने का श्रेय इसे दिया जाता है। तो भारत में प्रथम मस्जिद निर्माण कराने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले कुव्वत-उल-इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया। इसका कुव्वत-उल-इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण अगर पूछा जाए कि किसने कराया था, तो कुव्वत-उल-इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था।
उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। भारत में प्रथम निर्मित मस्जिद कौन है? तो कुव्वत उल इस्लाम। और इसका निर्माण कहाँ कराया गया था? तो इसका निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। दिल्ली में जैन मंदिर के अवशेषों पर, जैन मंदिर, दिल्ली में जैन मंदिर के अवशेषों पर पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया। जैन मंदिर के अवशेष मतलब जैन, इससे पहले यहाँ पर जैन मंदिर था, उसकी जगह पर इसने इस मस्जिद को बनवाया। इसके बाद दूसरा, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया है? अजमेर में, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण इसने अजमेर में कराया। और ये कहा जाता है कि जिस जगह इसने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम ये मस्जिद का निर्माण कराया, तो यहाँ पर इससे पहले चौहान वंशी राजा विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव द्वारा इसकी पहले एक मंदिर हुआ करता था, संस्कृत पाठशाला हुआ करता था, संस्कृत पाठशाला। और इसी की दीवारों पर जो है हरिकेली नामक नाटक है। कौन सा? हरिकेली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिकेली पूछा जाता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। हरिकेली नामक नाटक विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंशी राजा संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखा गया था। उसी जगह जो है 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जानते रहिएगा कि कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कहाँ कराया? दिल्ली में कराया। किसके अवशेषों पर कराया? तो जैन मंदिर के अवशेषों पे कराया है। और दूसरा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ कराया? तो अजमेर में कराया। इससे पहले चौहान वंशी राजा विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव ने वहां पर एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था, जिसकी दीवारों पर हरिकेली नामक नाटक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद 1208 में इसे दासता से मुक्त किया गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से कब मुक्त किया गया? तो 1208 में इसे दासता से मुक्त किया गया। दासता से इसे मुक्त कब किया गया? तो 1208 में इसे दासता से मुक्त किया गया। और इसके जीवन के, ये कहा जाए, इसके जीवन का जो कायायन होता है, यानी अर्थात इसकी मृत्यु कैसे होती है? तो इसकी मृत्यु घोड़े से लेकर हो जाती है। इससे घोड़े से लेकर चौगान एक प्रकार का, अगर ये चौगान का मतलब तो आधुनिक पोलो चौगान खेलते हुए, चौगान खेलते हुए इसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। आधुनिक पोलो एक प्रकार का खेल होता है, तो उसी से जो है गिरकर इसकी मृत्यु। तो चौगान खेलते हुए घोड़े से, चौगान आधुनिक पोलो खेल एक प्रकार का होते हैं जिसे खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगला शासक होता है वो होता है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगला शासक होता है उसका नाम होता है आराम शाह। आइए सारे सल्तनत कालीन जितने भी शासक हैं
सबसे पहले आइए सभी के नाम एक साथ लिख दे रहा हूं, उसको जानने में थोड़ा सा आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी और समझने में भी थोड़ा सा आसान रहेगा। तो सबसे पहले आइए इनके नाम लिख देता हूं एक साथ। पहला एवं 1206 से लेकर 1210 तक। दूसरा आराम सा 1210 से लेकर 1211 तक। आराम सा के बाद तीसरा इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक, 1236 तक। और इल्तुतमिश के बाद चौथा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। 1236 कुछ महीनों के लिए होता है, तो 1236 में ही। और उसके बाद होता है रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना इसका टाइम जो होता है, रजिया सुल्ताना का 1236 से लेकर 1240 तक। और रजिया सुल्ताना के बाद अगला, रजिया सुल्ताना के बाद बहराम शाह, बहराम शाह का शासन काल होता है 1240 से लेकर 1242, 40 से 42। और उसके बाद अगला होता है सातवां, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह का जो टाइम होता है वो होता है 1242 से लेकर 1246 तक, 1242 से 1246 तक। और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद इसका होता है 1246 से 1265। और इसके बाद अगला होता है 1200 बलबल, गयासुद्दीन बलबल, गयासुद्दीन बलबल। गयासुद्दीन बलबल का जो टाइम होता है तो 1265 से लेकर 1287 तक, 1265 से 1287 तक। और गयासुद्दीन बलबल के बाद होता है कैकुबार, 1287 से 1290। कैकुबार के बाद अगला जो होता है, कैकुबार के बाद कयूमर्स, 1290। तो ये आखिरी शासक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला गुलाम वंश का शासक होता है, इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इसके बाद अगला जो शासक होता है वो होता है आराम शाह। तो आइए आप चर्चा करेंगे आराम शाह पे। तो अगर ये पूछा जाए कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो गुलाम वंश का संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको अभी हमने सल्तनत काल का पहला जो शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया। लेकिन ये नहीं बताया आपको कि गुलाम वंश जो पहला वंश होता है, गुलाम वंश। सल्तनत काल में कुछ सारे वंश हैं
पहला होता है गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसका टाइम होता है गुलाम वंश का 1206 से लेके 1290, 1206 से लेके 1290 गुलाम वंश। और दूसरा होता है गुलाम वंश के बाद दूसरा होता है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश का जो टाइम होता है वो होता है 1290 से लेके 1320 तक, 1320 तक। और उसके बाद खिलजी वंश के बाद अगला जो होता है वो होता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश का जो टाइम होता है तो तुगलक वंश का टाइम होता है 1320 से लेके 1414, 1320 से लेके 1414 ये तुगलक वंश का टाइम होता है। और तुगलक वंश के बाद अगला जो होता है सैयद वंश। सैयद वंश, इसका टाइम होता है 1414 से लेके 1451, 1414 से 1451 सैयद वंश हो जाता है। और आखिरी जो होता है पांचवा वो होता है लोधी वंश। लोधी वंश, तो लोधी वंश का जो टाइम होता है वो होता है आपका 1451 से लेके 1526। तो 1451 से लेके 1526। और ओवरऑल मैंने आपको पहले ही टाइम बताया इसका संतुलित काल का क्या है 1206 से लेके 1526। तो 1206 से लेके 1526 ये पूरा ओवरऑल टाइम किसका है? तो ये पूरा संतुलित काल का है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो सारे वंशों की, तो इसमें कितने सारे वंश आते हैं? तो 5। कौन कौन से? सबसे पहला हो जाएगा आपका गुलाम वंश 1206 से लेके 1290। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तुगलक गुलाम वंश का संस्थापक शासक होता है। उसके बाद दूसरा होता है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। कब की? जलालुद्दीन खिलजी ने तो 1290 में खिलजी वंश का संस्थापक। उसके बाद तुगलक वंश का संस्थापक कौन होता है? तो तुगलक वंश का संस्थापक जो होता है वो गयासुद्दीन तुगलक होता है। और उसके बाद सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो सैयद वंश की स्थापना खिजर खां करता है। और इसके बाद जो अगला वंश आता है जिसका नाम होता है लोधी वंश। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो लोधी वंश की स्थापना जो करता है वो बहलोल लोधी करता है। तो अब यहाँ थोड़ा सा हम आराम शाह के बारे में चलते हैं। तो आराम शाह का जो शासन का टाइम हमने बताया 1210 से लेके 1211, ये आराम शाह का शासन का टाइम है। तो आराम शाह एक निर्बल राजा होता है, यूं कहें तो निर्बल शासक होता है। संततकालीन जितने भी शासक हैं इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसकी तो सुल्तान की, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? गलती से कभी भी राजा मत कहिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। संततकालीन जितने भी शासक थे इन्होंने किसकी उपाधि धारण की? कभी अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप बताओगे कि संततकालीन जितने भी शासक थे इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? तो सुल्तान की, ठीक है? सुल्तान। लेकिन जो पहला शासक होता है जो ये कहें कि गुलाम वंश का जो संस्थापक शासक होता है ऐबक, इसने किसकी उपाधि धारण की थी? तो इसने सिपह सलार की, ठीक है? मलिक एवं सिपह सलार की। ये इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा। तो इसके बाद जो अगला शासक होता है खुद ऐबक के बाद अगला जो शासक होता है जिसका नाम होता है आराम शाह। आराम शाह एक निर्बल शासक होता है। इसकी किसी भी उपलब्धि के बारे में हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती। तो इसके बाद चलते हैं अगले शासक के बारे में। तो अगला शासक होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये कहें कि ऐबक का गुलाम था। ऐबक का गुलाम होने के कारण आपसे पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश क्योंकि ये दिखने में भी बड़ा सुंदर था, इसके बारे में, इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में ये कहा जाता है कि ये दिखने में बड़ा सुंदर था। सुंदर होने के कारण अपने भाइयों के द्वेष का कारण बन जाता है और इसी के कारण इसके भाई ने इसे बेच दिया। और बाद में ये जो है
गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो आप बताओगे कि गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, वो कैसे कहा जाता है? तो आइए जरा से इसको भी देख लेते हैं। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम था, और उसका गुलाम कौन होगा? इल्तुतमिश। तो हो गया ना, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, तो सल्तनत कालीन किसे गुलाम वंश कहते हैं? तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिमाग बना रहा है, अगर हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये कहा जाता है कि सबसे पहले इस वंश को, यानी सल्तनत काल का जो पहला वंश होता है गुलाम वंश, गुलाम वंश को किसने मामलूक वंश नाम दिया? मामलूक या गुलाम? तो मामलूक वंश, गुलाम वंश इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके कई सारे शासक होते वो गुलाम होते, इसलिए इसका नाम पड़ा गुलाम वंश। तो इसे किसने मामलूक वंश नाम दिया? तो हबीबुल्लाह ने इसे मामलूक वंश कहा, मामलूक वंश। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये याद आ गया तो मैंने कहा इसकी चर्चा कर ली जाए। और मामलूक वंश नाम इसने दिया, और सल्तनत का नाम किसने दिया है? ये भी कभी कभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सल्तनत का नाम दिया हसन निजामी ने, तो ये जानते रहिएगा मामलूक वंश किसने कहा और सल्तनत का किसने कहा। ये दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, दिमाग बना के तो हमने कहा था कि हम आपको बता दें, चर्चा कर ली जाए। तो आइए अगला शासक इल्तुतमिश, जिसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने आपको बताया कि चूंकि ये बचपन से ही दिखने में बड़ा सुंदर था, तो सुंदर होने के कारण अपने भाइयों के द्वेष का कारण बन जाता है, और इसी के कारण इसके भाई इससे द्वेष करने लगते हैं और इसे बेच दिया उन लोगों ने। और ये उसके बाद आ जाता है सल्तनत काल में ऐबक की सेवा में आ जाता है। तो बाद में ऐबक ने इसे इसकी सैन्य क्षमता को देखकर जो है इसे प्रसन्न हो जाता है, और ये कहा जाता है कि एक बार जब पोखरों के खिलाफ युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में इसने बड़ी वीरता पूर्वक आधे नदी में जाकर इसने पोखरों का संहार किया था। और इसकी वीरता को देखते हुए जो है कोई ने कहा था ऐबक से कि इसको जो है दास्ता से मुक्त कर दिया जाए। तो बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे दास्ता से मुक्त किया और इससे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और इसे अश्वशाला का प्रधान बनाया। इसका अश्वशाला का प्रधान बनाता है, अश्वशाला का इसे प्रधान बनाता है। तो अश्वशाला का इसे प्रधान बनाया, और बाद में जब आराम सा एक टेबल शासक होता है तो उसको सत्ता से हटाने के लिए शासन पर आसीन होता है। तो जब सत्ता के लिए आसीन होता है तो सबसे पहले इसी सुल्तान की उपाधि धारण की। हमने आपसे इससे पहले चर्चा की ना कि सल्तनत कालीन शासक किसकी उपाधि धारण करते थे? तो सुल्तान की। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन होता है? तो इल्तुतमिश, सुल्तान इल्तुतमिश। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, बल्कि मलिक एवं सिपहसालार की उपाधि से ही संतुष्ट रहा उससे। और लाहौर को उसने राजधानी बनाई, और लाहौर से आजीवन उसने शासन संचालन कहाँ से किया? तो आजीवन उसने शासन संचालन कहाँ से किया? लाहौर से किया। कभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ से शासन का संचालन किया था? तो लाहौर से किया था। लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो इसी हिसाब से पहले राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली को। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला सल्तनत कालीन कौन ऐसा शासक होता है जिसने राजधानी दिल्ली को बनाई, तो सबसे पहला जो शासक होता है सल्तनत काल का वो होता है इल्तुतमिश। और इसी में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की, और दूसरा इसने राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली। लाहौर से राजधानी परिवर्तन करके इसने राजधानी बनाई दिल्ली। और उसके बाद अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली कई बार दिल्ली को बसाया गया है, दिल्ली का अपना एक अलग इतिहास रहा है। तो दिल्ली को 7 बार बसाया गया, पहले तो मुगलों ने बसाया दिल्ली को, उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली को बसाया, और उसके बाद जो है तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की, फिर जहांगीर नगर की स्थापना
और उसके बाद जो है दिल्ली पर जो नई दिल्ली जब बसाई गई तो ये 13 फरवरी 1931, तो 13 फरवरी 1931 में पहली बार जो दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली बनाई गई, तब से लेकर आज तक राजधानी नई दिल्ली है। तो ये इतना इसका इतिहास है। कि कभी अगर टाइम मिलेगा तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो जब कभी अगर थोड़ा सा मौका मिलेगा इसकी अलग एक वीडियो बना लिया जाएगा, दिल्ली का इतिहास, वो जब भी पढ़ाएंगे तो इसका अलग एक इतिहास, दिल्ली का इतिहास से पढ़ा देंगे अलग से, ठीक है। तो आइए आगे इल्तुतमिश को चर्चा कर रहे हैं। तो इल्तुतमिश जिसकी जो शासन का टाइम होता है वो होता है, आपका हमने पहले ही सारे शासकों के शासक का टाइम बता दिया है आपको, 1211 से लेकर 1236 इसका टाइम होता है इल्तुतमिश का, 1211 से लेकर 1236। और ये दिल्ली का वास्तविक सुल्तान होता है। तो वास्तविक संस्थापक ये हैं, वास्तविक संस्थापक। तो ये सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक ये था। और ये कहा जाए कि सही मायने में तो अगर माना जाए तो इल्तुतमिश ही सल्तनत काल का शक्तिशाली शासक होता है। पहला आर.पी. त्रिपाठी ने भी इसके बारे में कहा है, उन्होंने भी कहा है कि सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। तो ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने जो है सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना है, तो त्रिपाठी जी ने माना है। तो जानते रहिएगा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कभी कभी पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। तो जब ये शासक बनता है तो शासक बनने के बाद उस तत्कालीन परिस्थितियां इसके विपरीत थी, क्योंकि उस समय जो है गोरी के कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथ और सारे गुलाम थे, जिसमें यादव, तो यादव जो उस समय शक्तिशाली गोरी का ही शक्तिशाली गुलाम था, वो भी भारत के इन सारे क्षेत्रों में जहां पर उस समय इल्तुतमिश शासन कर रहा था या दिल्ली पर, तो उसकी भी दृष्टि दिल्ली पर पड़ी हुई थी। तो वो इल्तुतमिश को शासक सत्ता से हटाकर यहाँ पर तो स्वयं शासन करना चाहता था। तो दोनों के बीच में 1216 में तराइन के मैदान में दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसे हम कहते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध, अगर ये पूछा जाए कि तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो तराइन का तृतीय युद्ध यादव और इल्तुतमिश के बीच में होता है। यादव प्लस इल्तुतमिश, यादव और इल्तुतमिश के बीच में तराइन का तृतीय युद्ध होता है और इसकी निर्णायक युद्ध होता है। और इस युद्ध में यादव को इससे पराजित इन्हें क्या मानते हैं, यादव की मृत्यु हो जाती है और इन सारे क्षेत्रों पर इसका अधिकार हो जाता है। तो अब ये इस समय से जो है ये पूरी तरह से दिल्ली को इसने स्वतंत्र करा दिया। और उसके बाद इल्तुतमिश ने पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने दिल्ली सल्तनत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला इल्तुतमिश होता है। शुद्ध अरबी सिक्के में भी इसने धातु के सिक्के चलाए। तो सबसे पहले किस धातु के सिक्के चलाए, तो ये जानते रहिएगा, इसने शुद्ध अरबी सिक्के में, शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए, तो इल्तुतमिश ने। इसने चांदी का टंका, चांदी का टंका और तांबे का जितर, तांबे का जितर, तांबे का जितर,
चांदी का टंका और तांबे का जितर। ये आपसे कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा भी जाता है कि टंका किस धातु का सिक्का था, तो चांदी का था। टंका चांदी का था और जितर किस धातु का था, तो तांबे का। और किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जितर शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया, तो इल्तुतमिश ने चलाया। ठीक है, इन दोनों बातों को याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें सल्तनत काल की जो भी सारे इसके विरोधी थे उन पर लगाम लगाने के लिए इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने उन पर लगाम लगाने के लिए इसने 40 अमीरों का 40 सरदारों का एक दल बनाया। 40, इसको 40 कहते हैं, यानी 40 सरदारों का एक दल बनाया, इसको तुर्कान-ए-चहलगानी कहते हैं। तुर्कान-ए-चहलगानी। तुर्कान-ए-चहलगानी की स्थापना किसने की, तो तुर्कान-ए-चहल जिसमें 40 सरदार थे, तुर्कान-ए-चहलगानी की स्थापना किसने की, तो इल्तुतमिश। और तुर्कान-ए-चहलगानी में 40 अमीरों का एक दल बनाया इसने। ठीक है, और इन सभी ने जो है शासन में सहयोग किया बराबर का इल्तुतमिश का। ठीक है, तो अपने सहयोग के लिए इसने 40 अमीरों का एक दल बनाया। तो ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा क्या, हमेशा कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तुर्कान-ए-चहलगानी की स्थापना किसने की, तो तुर्कान-ए-चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने की। 40 एक अमीरों का दल बनाया, सरदार 40 थे जो इसके शासन के से बराबर सहयोग करते थे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इल्तुतमिश से कि तुर्कान-ए-चहलगानी की स्थापना किसने की और अरबी सिक्के किसने चलाया, चांदी का टंका और तांबे का जितर। तो ये इसको आप जानते रहिएगा। और सल्तनत कालीन एकता व्यवस्था प्रारंभ किसने किया, सल्तनत कालीन एकता व्यवस्था, सल्तनत कालीन एकता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था, तो सल्तनत कालीन एकता व्यवस्था का प्रारंभ जो है इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, एकता व्यवस्था से बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एकता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया, तो एकता व्यवस्था का प्रारंभ जागीरदारों को जमीन देने का प्रारंभ किसने किया था, पहली बार। ठीक है, तो एकता व्यवस्था, सल्तनत कालीन एकता व्यवस्था प्रारंभ किसने किया, तो इल्तुतमिश। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आप अच्छे से इसको जो है देख लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लेना तो ले लीजिए और ये याद रहेगा आपको, और इसका भी ले लीजिएगा। ये सारी जो शासक का टाइम है। ठीक है, तो 1211 से लेकर 1236 तक इसने शासन किया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश के बाद अब अगला जो शासक होता है, तो अगला शासक आइए थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगला शासक जो होते हैं वो होते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। सल्तनत कालीन अगला शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह चूंकि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, चूंकि इसका पुत्र कोई योग्य नहीं था, तो इसलिए इसने अपना जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया वो रजिया को नियुक्त किया था। तो लेकिन अमीरों ने जो है रजिया के स्थान पे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया, और ये भी एक प्रकार का निर्बल शासक होता है। इसके शासन के टाइम में हमेशा इसकी माता शाह तुर्कान छाई रहती है, शाह तुर्कान।
शाह तुर्कान, इसके शासन में हमेशा शाह तुर्कान का विशेष योगदान रहता है। और ये जो है ये कहें कि एक संकीर्ण महिला थी, एक संकीर्ण महिला थी ये। और इसके बाद रजिया सुल्ताना शासक बनती है। और आगे हम रजिया सुल्ताना के बारे में कल बताएंगे, अगले लेक्चर में जो है इस पर चर्चा करेंगे।